हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 15 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस करंट अफेयर में से अगर किसी तरीके का क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए, एमसीक्यू अगर फॉर्म किया जाता है तो किस तरीके के एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कहीं इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो GS1, GS2, GS3 कौन से पेपर में कहाँ पर आप स्पेसिफिकली इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए और किस तरह से कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं। तो पहली जो खबर है इसमें हमको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में बातचीत करनी है, या फिर इसको शॉर्ट में कई बार प्रधानमंत्री जनमन स्कीम या फिर PM जनमन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान या फिर PM जनमन स्कीम जो है, पहला सवाल तो ये कि आखिर ये न्यूज़ में है तो क्यों है। तो इसका जवाब यह है कि प्रधानमंत्री ने इस स्कीम के तहत में 540 करोड़ रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट जो है अभी अभी रिलीज़ करी है। इन 540 करोड़ रुपयों से होगा ये कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, इन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की फैमिलीज़ के कम से कम 1 लाख फैमिलीज़ के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो इन PVT फैमिलीज़ या फिर ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, इनके 1 लाख परिवारों को ये मकान वगैरह देने के लिए इस राशि का इस्तेमाल होगा। तो इसके चलते ये जो स्कीम है वो अब अपनी न्यूज़ में आ गई है। अब अपने लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है, कौन सी इंस्टॉलमेंट दी है। अपने लिए मगर ये स्कीम जो है वो मैटर करती है। हमको ये PM जनमन स्कीम जो है इसके जितनी भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब पता होना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैटर नहीं करता है कि प्रधानमंत्री ने 540 करोड़ रुपए दिए हैं या 740 करोड़ रुपए दिए हैं, मगर हाँ, स्कीम में क्या क्या बातें हैं वो सब जानना अपने लिए ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही, स्कीम पढ़ने के पहले, PM जनमन स्कीम पढ़ने के पहले पहला सवाल तो ये कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं, या फिर कौन से आदिवासी समूह या फिर ट्राइबल ग्रुप्स को PVT ग्रुप्स में रखा जाता है। तो इसका जवाब यह है कि जो ट्राइबल्स हैं, जनरली एक कंसेंसस है कि ट्राइबल, क्योंकि अपनी उनकी खुद की एक लाइफस्टाइल है, तो उसके चलते वो कंपैरेटिवली जो दूसरे आपकी जनरल पॉपुलेशन है उसकी अपेक्षा वो थोड़े से कम डेवलप्ड हैं या फिर कम मॉडर्न है। उस तरीके की लाइफस्टाइल नहीं जीते जिस तरीके की लाइफस्टाइल दूसरे आपके सिविलियंस या जनरल सिविलियंस जनरली जो जीते हैं। तो अब ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में कंसेंसस है या फिर एक धारणा है कि जनरली डेवलप्ड नहीं है, इन ट्राइबल्स में भी जो सबसे कम डेवलप्ड हैं, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में माना जाता है कि डेवलप्ड नहीं है या फिर समाज से थोड़ा कटे हुए हैं, इसमें भी जो सबसे बुरी स्थिति में है या सबसे लीस्ट डेवलप्ड जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको कई बार हम लोग PVT ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात ध्यान रखने वाली है कि सबसे, अब ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए मिलते हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद में मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। ये याद रखिएगा, उड़ीसा में 12 PVT ग्रुप्स हैं या फिर 12 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में रखा जाता है, और सेकंड नंबर पर आता है आंध्र। तो ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, खास तौर पे इनका जो है ध्यान रखा जा रहा है प्रधानमंत्री जनमन स्कीम में। अब ये प्रधानमंत्री जनमन स्कीम है क्या, ज़रा इस पर बात करते हैं। तो PM जनमन स्कीम में सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एसेंशियल एमिनिटीज़ लाइक रोड, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा टू ट्राइबल एरियाज। मतलब PM जनमन स्कीम में जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अब आपको रहना है तो एक ढंग का घर भी चाहिए, घर में फिर बिजली भी होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर घर में पानी आए तो वो भी ठीक है, टॉयलेट वगैरह भी बनी होनी चाहिए, साथ ही साथ कभी बीमार पड़ जाओ तो आपके क्षेत्र में आपको एक हॉस्पिटल मिल जाए, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल होने चाहिए। तो जिस तरीके से एक सामान्य आदमी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एग्जैक्टली उसी तरह से एक ट्राइबल को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, ट्राइबल्स को या फिर ट्राइबल एरियाज़ में ये सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाए और ट्राइबल्स को ये सारी चीज़ें दी जाएँ, ये आपका प्रधानमंत्री जनमन स्कीम का ऑब्जेक्टिव है।
अब इस पर्टिकुलर स्कीम में और इसके अलावा इस तरीके की स्कीम्स जो जनरल पॉपुलेशन के लिए चलाई जा रही हैं उसमें बेसिक डिफरेंस यही है जो अपने को याद रखना है, मोर और लेस सुविधाएं सारी की सारी वही दी जा रही हैं जो आपकी जनरल पॉपुलेशन को दी जाती हैं, मगर स्पेसिफिकली इस स्कीम के तहत में हम ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो भी आपके टारगेट्स बनाए जा रहे हैं वो ट्राइबल्स को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। जितना भी काम होगा वो सारा का सारा ट्राइबल एरियाज़ में होगा और पूरा फोकस जो है वो ट्राइबल्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब होता क्या है ना, कई बार क्योंकि ट्राइबल्स के कस्टम्स भी जनरल पॉपुलेशन से थोड़े से अलग हैं, तो यहाँ पर इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी इस तरीके से किया जाएगा कि ट्राइबल्स की मान्यताओं के साथ में या ट्राइबल्स की जो अपनी एक कस्टम्स हैं, ट्राइबल्स का जो एक वे ऑफ लिविंग है उसके साथ में किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना है, पूरी हार्मनी में जो है ये काम हो सके, इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सारा काम करवाया जा रहा है। Also, the government will generate awareness among tribals about various government schemes. साथ ही साथ इस स्कीम के तहत में अब जो हॉस्पिटल बनाए जाने हैं, जो घर बनाए जाने हैं, जो बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ दी जानी है वो सब तो अपनी जगह ठीक है, मगर इसी के साथ साथ क्योंकि ट्राइबल्स को कई बार पता ही नहीं होता कि उनके लिए सरकार कितनी तरीके की स्कीम्स चला रही है, तो जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स ट्राइबल्स के लिए चलाई जा रही हैं उसके बारे में अवेयरनेस भी जो है फैलाई जाएंगी ट्राइबल्स के बीच में, ताकि ये लोग अपनी जो भी इनकी हक है उन स्कीम्स के तहत में जो भी इनका बनता है वो इनको लगातार मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो बढ़िया सी स्कीम है जो अपने ट्राइबल भाइयों के लिए है, इसको आखिर कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? तो जवाब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर जो है उनके जिम्मेदारी ये दी गई है कि भाई आपने कोऑर्डिनेशन करना है। अब ट्राइबल मिनिस्ट्री के को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपने कोऑर्डिनेशन करना है, मगर यहाँ पे काम देखिए कितने सारे हो रहे हैं। मकान बनवाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस फैलाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर ये सारे काम नहीं कर सकती। हाउसिंग के लिए एक अलग आपके पास में डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास में एक अलग मिनिस्ट्री है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के लिए एक अलग आपके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो ये सारे के सारे काम जनरली इन मिनिस्ट्रीज़ को ही करने हैं। आपका हॉस्पिटल एक हेल्थ मिनिस्ट्री बनाएगी, एजुकेशन का काम एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगी, आपकी हाउसिंग वगैरह जो है वो आपका हाउसिंग से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वही करेंगी। बट क्योंकि ट्राइबल एरिया में ये सारा काम करवाया जाना है, तो कहाँ होना है, कैसे होना है, इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर को दी गई है। मगर याद रखिएगा इसके तहत में इसके अंडर में 9 मिनिस्ट्रीज़ और हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राइबल मिनिस्ट्री एक कोऑर्डिनेटिंग रोल निभा रही है, नोडल एजेंसी का रोल निभा रही है, मगर ये सारे के सारे काम खुद नहीं कर रही। इसमें 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं जो अपने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाएंगी, मगर ये सारा का सारा काम जो होने वाला है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री की देखरेख में होने वाला है। अब क्वेश्चन की इसके बेनिफिशरीज कौन कौन है? 75 ट्राइबल ग्रुप्स को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, मगर स्पेसिफिक जो फोकस है वो इसमें भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उसके ऊपर रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है कि जितने भी आपके यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें भी सारे ट्राइबल ग्रुप्स को नहीं, स्पेसिफिकली जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ट्राइबल ग्रुप्स थे या सबसे ज़्यादा पीछे रह गए जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें भी जो सबसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जनमन स्कीम किसके लिए है, तो जवाब है सारे ट्राइबल्स के लिए है और स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज में लागू होगी। स्पेशल फोकस ज़रूर दिया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, बट ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ पीवीटी के ग्रुप के लिए ये स्कीम लागू कर रहे हो और बाकी लोगों को इसमें कोई बाकी ट्राइबल्स को इसमें कोई फ़ायदा ना हो रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी ट्राइबल्स हैं सब इसमें आ जाएंगे, मगर स्पेसिफिकली किस किस ट्राइबल को देना है, बेनिफिशियरी बनाना है, वो आपकी मिनिस्ट्रीज़ ने डिसाइड किया है। उसमें भी स्पेशल फोकस जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर रखा गया है। चलें, तो ये हो गई अपनी पहली न्यूज़ जिसमें अपने को प्रधानमंत्री जनमन स्कीम के बारे में पढ़ना था। तो याद रखिएगा अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान या फिर प्रधानमंत्री जनमन स्कीम जो है वो किन के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है कि बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, मगर कहाँ करवानी है तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, ट्राइबल एरियाज़ में ये बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, ट्राइबल एरियाज़ में स्पेसिफिक काम होगा। दूसरा काम क्या करवाया जा रहा है, इसी स्कीम के तहत में आपके जो ट्राइबल लोग हैं इनके बीच में गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी चल रही हैं उनके लिए उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। क्योंकि ट्राइबल्स बहुत पिछड़े इलाकों में रहते हैं, वहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है उनके लिए क्या क्या हो रहा है। तो जिस चीज़ों के लाभार्थी हैं उसके बारे में जानते ही नहीं है तो उसका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे? नुकसान ये होता है फिर इसके चलते या तो इनके लिए जो चीज़ें करवाई जा रही हैं गवर्नमेंट की उसका या तो पूरा फ़ायदा नहीं उठाते, या फिर
करप्शन होता है और इनकी जो हक का पैसा है या इनकी जो हक की सुविधाएं हैं वो कहीं और चली जाती हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनके बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी काम किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन का रोल कौन उठा रहा है प्रधानमंत्री जनमन स्कीम का, तो वो उसका काम, उसकी जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर को। मगर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर अकेले सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन का रोल अदा कर रही है, कहाँ पे क्या करवाना है वो डिसाइड करने का काम इनका है। मगर 9 मिनिस्ट्रीज़ इनके साथ में काम कर रही हैं, जो इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, घर बनाने का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हाउसिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इन सब को लेकर अपने जो भी काम वगैरह हैं वो करेंगे। तो कुल मिला के 9 मिनिस्ट्रीज़ इंप्लीमेंट इस सारी की सारी स्कीम को करेंगी अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। बेनिफिशरीज कौन कौन है? ट्राइबल ग्रुप बेनिफिशियरी हैं, उसमें भी 75 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को निकाला गया है जिन पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। और इन 75 ट्राइबल ग्रुप्स में भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उसके ऊपर ध्यान सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में क्या, 2 बातें याद रखनी है। ट्राइबल्स में भी जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए या सबसे लेसर डेवलप्ड ग्रुप्स हैं उनको हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पीवीटी ग्रुप्स आपको उड़ीसा में 13 देखने को मिलते हैं और आंध्र प्रदेश में लगभग 12 हैं। तो ये हो गई अपनी पहली न्यूज़ जिसमें हमने पीएम जनमन स्कीम के बारे में बातचीत कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चलें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। अब ये खबर शायद प्रीलिम्स के लिए उतनी ज़्यादा काम की ना हो, या फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी रेलेवेंट ना हो। बाकी आपकी किस्मत है इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए प्रीलिम्स में, बट मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन आएगा। ये अपने लिए मेन आंसर राइटिंग में मगर बहुत काम की न्यूज़ है। एंड GS1 का जो हमारा पेपर है जिसमें हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ सकता है, वहाँ पर आप इसके डाटा को कोट कर सकते हैं। GS3 का जो पेपर है जिसमें इकोनॉमी के ऊपर जो अलग अलग वेदर फेनोमेनन्स के इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसमें आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और प्रीलिम्स में अगर फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो उसमें शायद इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो समाचार ये है कि भाई 2023 का जो हमारा साल अभी बीता है, ये बीते हुए 1 लाख सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल था धरती का। अब ये कितनी बड़ी न्यूज़ है अपने आप में कि साल 2023 जो गया है, ये बीते हुए 2023 के पहले जो 1 लाख साल इस धरती पे बीते थे उनमें सबसे ज़्यादा गर्म साल था। और ऐसे क्षेत्र जहाँ जो जनरली ठंडे क्षेत्र समझे जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, जहाँ पे जनरली बर्फ़बारी होती है, जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और चाइना का भी इलाका कंपैरेटिवली ठंडा है। ज़्यादातर चाइना में बर्फ़बारी नहीं होती, कुछ इलाकों में होती भी है, मगर कंपैरेटिवली चाइना जो है ठंडा इलाका है, ठंडे देश की कैटेगरी में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में ये लोग रहते हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र जिनको ठंडे क्षेत्र समझा जाता है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यहाँ पर इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। फ्रांस में तो इनफैक्ट टेम्परेचर 40-45 के आसपास पहुंच गया था, लू चलने लगी थी वहाँ पर। तो कई सारे यूरोपियंस को सनस्ट्रोक हो गया, कई सारों को और भी दिक्कतें हो गई। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह इस साल पड़ी हैं, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है। और 2023 अपना 1 लाख सालों में, छोटी मोटी बात नहीं है, 1 लाख सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल के तौर पर निकल कर आया। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। इसके पीछे के रीज़न्स तो काफ़ी सारे हैं, मगर जो सबसे मेजर या सबसे प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेस का जो कह सकते हैं जो बाय वॉल्यूम लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसके चलते एक फेनोमेनन हो रहा है जिसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, और वो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है हमारे एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपने को याद रखना है, ये 1 लाख सालों में 2023 जो हमारा सबसे वार्मेस्ट ईयर बनकर निकल कर आया है, उसके पीछे प्राइमरी रीज़न क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का एस्केलेट होना, या फिर इनका जो एटमॉस्फेयर में इनका जो लेवल्स हैं, एक डेंजरस लेवल तक इनका एस्केलेशन होना, ये सबसे प्रोमिनेंट या सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, अल नीनो हो गया, और आपकी ऑस्किलेशंस का फेनोमेनन हो गया, जो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। इन सब के कारण भी जो है ये साल बहुत ज़्यादा गर्म रहा है। अब क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ग्रीन हाउस गैसेज ने ऐसा क्या पाप किया है कि इनको ये सबसे ज़्यादा दोष दिया जा रहा है ये बिगेस्ट रोल अदा करने के लिए, फॉर मेकिंग 2023 एज द हॉटेस्ट ईयर इन पास्ट वन या फिर इन लास्ट 1 लाख ईयर्स। इसका जवाब समझने के लिए हमको ग्लोबल वार्मिंग का पूरा फेनोमेनन समझना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए होता क्या है, जब धरती पर सूरज की किरणें आती हैं तो सूरज की ये किरणें रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती हैं धरती पर। अब सूरज से जो भी एनर्जी आ रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, और ये रेडिएशन होता है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में।
शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में जब ये रेडिएशन धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट वेव रेडिएशंस के लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है। जनरली वो इनको रोकता नहीं है, इनको आने देता है। अब जब ये रेडिएशन धरती पर पहुंच जाती हैं और धरती से टकराती हैं, अर्थ की सरफेस को जब ये हिट करती हैं तो अर्थ इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब अर्थ इनको एब्जॉर्ब करती है तो उसके चलते अब ये रेडिएशंस अपनी जो भी एनर्जी है वो अर्थ को ट्रांसफ़र कर देती हैं। इससे अर्थ की जो आउटर सरफेस है वो हीटअप होने लगती है। एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब अर्थ की आउटर सरफेस हीटअप हो जाती है उसके बाद में अर्थ इनको एमिट करना शुरू करती है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि हीट वेव्स को री एमिट करना शुरू करती है। अब यहाँ पर अर्थ ये जो वेव्स एमिट करना शुरू करती है ये होती हैं आपका लॉन्ग वेव के फॉर्म में, ठीक है। जो रेडिएशंस आई थी अंदर की तरफ में वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आई थी, और धरती अब जो रेडिएशंस एमिट करना शुरू करती है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में एमिट करना शुरू करती है। तो एटमॉस्फेयर शॉर्ट वेव्स के लिए तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करता है, उनको आने देता है। मगर जब ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएशन अर्थ से एमिट होना शुरू होती हैं तब एटमॉस्फेयर में एक चीज़ मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर करती यह है कि ये जो लॉन्ग वेव के रूप में रेडिएशन एमिट की जाती हैं इसको ट्रैप कर लेती है। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इसको ट्रैप कर सकती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस रेडिएशन को ट्रैप करती है उसके चलते होता यह है कि ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं और इससे अपना जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो धरती पे ज़िंदगी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये हीटिंग इफेक्ट ना होगा तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, धरती उतनी गर्म नहीं हो पाएगी जितना लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये रोल है वो बहुत रेलेवेंट है। अब दिक्कत ये हुई है कि जब से हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों में और बाकी सारे काम करना शुरू, जो सामान बनाना शुरू किए हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और भी 10 तरीके के जो काम शुरू किए हैं, इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड का जो कह सकते हैं उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के चलते हुआ यह है कि धरती पे अभी भी उतनी मात्रा में शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रही हैं, धरती अभी भी उतनी मात्रा में उससे हीटअप होने के बाद में उतनी ही मात्रा में लॉन्ग वेव रेडिएशंस एमिट कर रही है। मगर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है, तो अब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन को ट्रैप करेगी। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएशन को ट्रैप करेगी उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा इससे धरती का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इसके चलते धरती कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होगी या ज़्यादा हीटअप होगी। ये जो फेनोमेनन है ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, और इसके चलते अब हम सब लोगों की लंका लग रही है। एंड काफ़ी सारे जो हैं अब हमको एबनॉर्मल चीज़ें हमारे वेदर में और बाकी सारी चीज़ों में होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से एक ये भी चीज़ है कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, और 2023 इसी के चलते 1 लाख सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल के तौर पर निकल कर आया। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फैक्टर कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वो प्राइमरी रीज़न। दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसमें आ जाता है अल नीनो। तो अल नीनो का क्या मतलब है? अल नीनो अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझना है तो पैसिफिक ओशियन में जो वाटर फ्लो करता है, पैसिफिक ओशियन में जो वाटर फ्लो करता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सदर्न पैसिफिक ओशियन में जो वाटर फ्लो करता है, जो लैटिन अमेरिका के साथ में या साउथ अमेरिका के साथ में जाके टकराता है, वो जनरली कोल्ड वाटर है, यानी कि वो कोल्ड वेव्स हैं, वो पानी जनरली ठंडा रहता है। जैसे पेरू हो गया या फिर चिली का इलाका हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, इन सब के साथ में ये साउथ सदर्न पैसिफिक ओशियन का जो पानी टकरा रहा है वो ठंडा पानी है, वहाँ पे कोल्ड वाटर की वेव्स फ्लो करती हैं। देखा ये गया है कि कुछ कुछ सालों में ये जो कोल्ड वाटर की वेव्स हैं ये वार्म वाटर से रिप्लेस हो जाती हैं, यानी कि 5 सालों में 7 सालों में एक आध साल ऐसा आता है कि सदर्न पैसिफिक ओशियन में जो वाटर बह रहा है वो ठंडे की जगह गर्म हो जाता है, या वहाँ पे कोल्ड वाटर वेव्स की जगह वार्म वाटर वेव्स बहने लगती हैं। जब जब ये चीज़ होती है तब तब ये देखा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन ओशियन में या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में जो आपका मानसून है वो ख़राब हो जाता है। हर बार यही होता है कि 5 से 7 साल में एक बार ये चीज़ होती है कि आपका जो सदर्न पैसिफिक ओशियन है उसमें जो कोल्ड वाटर वेव्स हैं एक आध साल के लिए वो वार्म वाटर वेव से रिप्लेस होती हैं, और जब जब वो वार्म वाटर वेव से रिप्लेस होती हैं तब तब भारत में मानसून ख़राब हो जाता है। भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ पे मानसून रेनफॉल होती है लगभग सब जगह मानसून जो है वो ख़राब हो जाता है।
क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीज़न हमको नहीं पता, मगर जब जब ये चीज़ होती है तब तक ये फेनोमेनन हमको देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी रीज़न यही है कि हमारा जो पूरा ओशियंस वगैरह हैं वो हीटअप हो जाते हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसके चलते जो मॉइस्चर वगैरह का और पूरा मानसून का फेनोमेनन होता है जिससे बारिश होती है वो डिस्टर्ब होता है। बहरहाल जो भी हो, अल नीनो का अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ हो रही है जिसमें ये आपका कोल्ड वाटर वेव्स हर 5-7 साल में एक बार सदर्न पैसिफिक ओशियन में वार्म वाटर वेव से रिप्लेस हो जाती हैं, और इसके चलते जो हमारा मानसून ख़राब होता है, इस फेनोमेनन को बोला जाता है अल नीनो। अब इस साल क्योंकि अल नीनो आया हुआ था 2023 में, तो इससे हुआ ये कि मानसून की बारिश उतनी अच्छी हुई नहीं। अब आपने नोटिस किया होगा जब जब मानसून की बारिश होती है, एकदम से जब झड़ी लग जाती है मानसून की बारिश की, तो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है, बहुत बढ़िया मौसम बन जाता है। तो 2-4 महीने अब वो जो टेम्परेचर आपका डाउन होता है, उसके चलते भी धरती का ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। मगर इस साल क्योंकि अल नीनो आ गया और उसके चलते अच्छी बारिश हुई नहीं। ज़्यादा अच्छी बारिश ना होने का मतलब पानी की कमी भी थी, बट साथ ही साथ वो जो टेम्परेचर डाउन होता था और एक अच्छा मौसम बनता था वो लंबे वक्त तक सस्टेन नहीं कर पाया, तो उसके चलते भी जो है इस बार धरती का टेम्परेचर बढ़ा है। तो अल नीनो ने भी जो है अपनी तरफ से अपनी लंका लगाने में एक योगदान दिया, और हमें 1 लाख सालों का सबसे गर्म साल 2023 पकड़ा के चला गया। तीसरी चीज़ होती है ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस भी मोर और लेस अल नीनो जैसा ही फेनोमेनन है। सपोज कर लीजिए कि ऑस्किलेशन को समझाने का तरीका को ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको कि सपोज कर लीजिए आपने इंडियन ओशियन में 2 पॉइंट पकड़ लिए। एक पॉइंट आपने ऐसी जगह पर ले लिया जहाँ पे जनरली टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, और एक पॉइंट आपने ऐसा पकड़ लिया जहाँ पे टेम्परेचर जनरली लो रहता है। अब देखा ये गया है कि ये जो 2 पॉइंट हैं, जैसे एक पॉइंट आपने बे ऑफ बंगाल में ले लिया जहाँ पे टेम्परेचर जनरली थोड़ा सा हाई है, और एक पॉइंट आप श्रीलंका के थोड़ा नीचे की तरफ कहीं चले गए जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा लो रहता है, वहाँ कहीं पे आपने समुद्र में पॉइंट पकड़ लिया, वहाँ पे टेम्परेचर कम है। अब देखा ये गया है कि कुछ कुछ सालों में यहाँ पर भी स्थिति पलट जाती है, और जो जहाँ पे टेम्परेचर कम होना चाहिए वहाँ पे बढ़ जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये जो ऑस्किलेशन आता है, जब जब ये ऑस्किलेशन आता है तब तब भी ये देखा गया है कि आपका जो मानसून है वो ख़राब हो जाता है। अब अगर इंडियन ओशियन में ये फेनोमेनन होता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, तो इसको कहते हैं हम लोग इंडियन ओशियन ऑस्किलेशन। यही चीज़ अगर आर्कटिक ओशियन में देखने को मिले तो आर्कटिक ओशियन का ऑस्किलेशन, और सदर्न ओशियन में देखने को मिले तो सदर्न ओशियन ऑस्किलेशन। अब इस बार की धरती की किस्मत इतनी ख़राब थी कि आर्कटिक ओशियन में ऑस्किलेशन, सदर्न ओशियन में ऑस्किलेशन और इंडियन ओशियन में ऑस्किलेशन तीनों एक साथ पड़ गए। तो अल नीनो आ गया, अल नीनो के साथ साथ आपका ये तीनों ऑस्किलेशंस भी हो गए। जब जब ये ऑस्किलेशंस आते हैं तब तब आपका जो ओशियंस का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जो सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, प्लस इससे भी मानसून ख़राब होता है। तो ये भी एक प्राइमरी रीज़न था इस बार हमारा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में। बट ऑब्वियस ही बात है, ये सब तो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, इनको आप गली के छोटे मोटे टुच्चे गुंडे मान सकते हो। जो इस पूरी फिल्म का डॉन था वो तो खैर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ही है। जिस रिकॉर्ड लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे पूरे वेदर की ऐसी की तैसी हो रही है, ये खतरे की घंटी है और इस पर वाकई में काम किया जाना चाहिए। अब ये जितनी बातें मैंने आपसे डिटेल में करी हैं इसलिए करी हैं ताकि अगर आपको कहीं पे लिखने के लिए आ जाए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या फिर ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हमारी लंका लगा रही है, तो फिर आप ये सारी बातें इत्मीनान से डिटेल में समझा सकते हो और लिख सकते हो, और उसमें फिर ये पॉइंट आप कोट कर सकते हो कि 2023 1 लाख सालों में सबसे गर्म साल रहा है। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा आपको। अब वो आपके सामने होता तो आपकी पप्पी ले लेता, वो तो वो कर नहीं सकता, तो इसके चलते वो खुशी खुशी में आपको 2-4 नंबर ज़्यादा दे देगा, एक्स्ट्रा दे देगा, और ये अपने और बस अपने को वही चीज़ जो है चाहिए। इसी न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अपने को एक और बात पता चली है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 2023 वॉज 14.98 डिग्रीज, that is 0.17 डिग्रीज हायर देन प्रीवियस हाईएस्ट एनुअल एवरेज इन 2016। तो एक और चीज़ हो गई कि इसके पहले 2023 के पहले जो सबसे गर्म साल था वो था 2016। उसमें जो दुनिया का पूरी दुनिया का आपने जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लिया था वो आया था लगभग 14.81 डिग्रीज के आसपास। इस साल जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर आया है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर साल भर का आया है, वो है 14.98। 14.98 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर आपका आ रहा है ना, और ये 2016 जो इस 2023 के पहले तक का सबसे गर्म साल था उसके ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से भी 0.17 डिग्री हायर है। तो ये अपने को बताता है कि गुरु चीज़ें ठीक नहीं है, धरती वालों को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास अब भागने के लिए कोई दूसरी धरती है नहीं, और आने वाले दिन अब बहुत सारे एक्सट्रीम किस्म के वेदर फेनोमेनन्स लेकर आ रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आप कोट कर सकते हैं कि इस साल का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 14.98 डिग्री था, जो इसके पहले का जो सबसे गर्म साल था 2016 में, जब ये टेम्परेचर तब का जो हाईएस्ट था दैट वाज 14.81 डिग्रीज, उससे भी 0.17 डिग्री हायर है, और ये चीज़
बिल्कुल ठीक नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आगे, प्लानट वॉज ऑल्सो 1.48 डिग्रीज वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल एवरेज 1850 to 900. दिस वॉज वेरी क्लोज टू 1.5 डिग्री मार्क दैट द कंट्रीज एग्रीड नॉट टू क्रॉस इन 2015 पेरिस एग्रीमेंट। अब यहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2015 में अपने दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो सब बैठे और इन भाई लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है 2015 पेरिस एग्रीमेंट। 2015 का ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें इन भाई लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 1850 से 1900 के बीच में जो भी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैं सबके, जो भी आपके ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वगैरह हैं, इन सारे एवरेज टेम्परेचर्स की जो भी वैल्यू निकल कर आती है 1850 से लेके 1900 के बीच में, जो भी आपका हर एक साल आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, सबको इकट्ठा कर लो और इन सारे एवरेजेस का भी एक एवरेज निकाल लो। उसको अपन लोग बोलेंगे प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। बात समझिएगा। 2015 में अपने लड़के बैठते हैं, जो बड़े बड़े डॉन थे सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं, भाई लोग बोलते हैं 1850 से लेके 1900 के बीच में हर एक साल का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो लेकर आओ। सबको जोड़ के उसका एवरेज निकाल दिया। अब ये जो एवरेज निकल कर आया है, इसको इन भाई लोगों ने एक फैंसी सा नाम दे दिया है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। प्री इंडस्ट्रियल एवरेज कब से कब तक के बीच में है? 1850 से 1900 के बीच में। ये जो रेलवे और इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं उसमें शायद ये पूछा जा सकता है कि प्री इंडस्ट्रियल एवरेज जो कैलकुलेट किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच का है। तो याद रखिएगा 1850 से 1900 के बीच का जो ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे प्री इंडस्ट्रियल एवरेज निकाला गया। तो भाई लोगों ने ये बोला कि 1850 से 1900 के बीच में जो आपका टेम्परेचर एवरेज थे उन सब का एवरेज जो आप निकालेंगे उसको अपन ने नाम दिया है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। और 2015 में इन लोगों ने कसम खाई एक दूसरे के साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में पिंकी प्रॉमिस किया कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी वैल्यू ये निकल कर आई है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज की, हम पूरी कोशिश करेंगे कि धरती का टेम्परेचर उससे मैक्स टू मैक्स 1.5 डिग्री तक बढ़े, उससे ज़्यादा ना बढ़े। धरती का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो उस प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से 1.5 डिग्री तक राइज करे, उसके आगे ना जाए। अब इस साल 2023 हमको जो आखिरी झटका दे गया वो ये है कि इस साल का जो हमारा टेम्परेचर था, ये जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज टेम्परेचर है उसके लगभग 1.48 डिग्री ज़्यादा था। यानी कि जो ये कसम हमने खाई है, लक्ष्मण रेखा हमने बनाई है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, इसको टच करने में बस 0.2 डिग्री का मार्क जो है वो बचा हुआ था। और ये हो जाता तो 2015 में खाई गई जो हमारी कसम थी वो टूट जाती। उसके बाद होना जाना कुछ नहीं था, मगर पॉइंट ये है कि ये कुल मिलाकर अगर मार्क ब्रीच हो जाता तो फिर हमारे लिए खतरे की घंटी थोड़ा ज़्यादा तेज़ बजने लगती। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारे लिए खतरे का घंटा बजने लगता। तो पॉइंट ये है कि ये भी अब अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। इसको आप कोट कर सकते हैं, इस पर भी एग्जामिनर आपकी पप्पी ले लेगा। अब क्योंकि आप पप्पी देने के लिए वहाँ पर होंगे नहीं तो फिर आपको एक आध एक्स्ट्रा मार्क दे देगा। मगर याद रखिएगा इस पॉइंट को कि 2023 इसलिए भी खतरनाक साल था कि जो 2015 में हमने कसम खाई थी और वादा किया था एक दूसरे के साथ में, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, उस साथ जिएंगे साथ मरेंगे के का जो वादा था 1.5 डिग्री के मार्क से ऊपर नहीं जाना है, वो सिर्फ 0.2 डिग्री से बचा है। लगभग हमने उसको ब्रीच कर दिया था। और ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात है जो हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकती है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भारी पड़ सकती है, पूरी मानवता के लिए भारी पड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं वो तो लिए ही जा रहे हैं। बट अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से काम का है कि आप ये सारे फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं। ये 1.48 डिग्री वाला कोट कर सकते हैं, ये 14.98 वाला कोट कर सकते हैं। पेरिस का जो ये हमारा पहले से बनाई गई लक्ष्मण रेखा है 1.5 डिग्री की, ये अपनी ब्रीच होने वाली थी, आप इसको कोट कर सकते हैं। और इससे आपके एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाएगा, आपके मार्क्स वगैरह जो है बढ़ा के दे सकता है। तो मेंस में ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है इन दोनों स्लाइड्स की, 2023 सबसे गर्म था, क्यों गर्म था, कौन कौन से रीजन जो थे वो भर भर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग वहाँ पे हीट पड़ रही थी, वहाँ से लेके यहाँ तक जो लास्ट पॉइंट है कि पेरिस का एग्रीमेंट जो था उसमें बनाई गई 1.5 डिग्रीज की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो सकती थी, यहाँ तक एक एक फैक्ट काम का है। जहाँ पे मिले, जहाँ आपको लगे वहाँ ठोक दो, बात खत्म हो गई। GS1 का डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर ही अपने बहुत काम आएगा। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर एक आसान सा सवाल डालना है तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 2023 जो था वो हॉटेस्ट ईयर था या 2016 था, और अगर 2023 हॉटेस्ट ईयर था तो इसके पीछे के प्राइमरी रीजंस क्या हैं। बट मेरा दिल नहीं कहता कि UPSC इस तरीके के सवाल पूछेगा। रेलवे हो गया, PSC के पेपर हो गए, और जिस तरीके के दूसरे एग्जाम्स हैं वहाँ पर ये ज़रूर आ सकता है। और रीजंस वगैरह अगर कोई पूछे जाए तो अपने को 3 रीज़न याद रखने हैं। ग्रीन हाउस सबसे बड़ा है, अल नीनो और ऑस्किलेशंस।
बाकी ये अपने से पूछा जा सकता है कि प्री इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच के टेम्परेचर के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। तो याद रखना है 1850 से लेके 1900 तक के जितने ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर थे हर एक साल के वो उठा लिए, उन सब का एवरेज निकाल दिया और जो भी निकल कर आया उसको फिर अपन ने प्यारा सा नाम दे दिया है लप्पू सा सचिन, नहीं नहीं नहीं, लप्पू सा सचिन नहीं दिया है, इसको नाम दिया है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। चले, तो और बाकी इसके अलावा इसमें से और कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनता है, मेंस के लिए इतना बनता था, ये मैंने आपको बता दिया। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 16 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। एंड अगर किसी के दिमाग में ये सवाल हो कि सिर्फ 2 ही करंट अफेयर्स क्यों, सेशन इतना छोटा सा क्यों है, तो इसका जवाब यह है कि आज का जो न्यूज़पेपर था ये 15 जनवरी 2024 का, इसमें इससे ज़्यादा अपने काम की कोई चीज़ थी नहीं। मुझे पता है कई लोग इसमें से भी करंट अफेयर्स के नाम पे 1.5-2 घंटे का लेक्चर बना देंगे, बट बिकॉज मैं क्योंकि लगभग 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो मुझे पता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी रेलेवेंट हैं, कौन सी नहीं है। और आज के पेपर में सिर्फ ये 2 ही न्यूज़ अपने लिए रेलेवेंट थी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट थी नहीं, सो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठे कि भाई ये सिर्फ 2 ही खबरें क्यों, या इतना छोटा सा सेशन क्यों करंट अफेयर्स का। मैं सिर्फ उतना ही कवर करता हूँ जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एस्पिरेंट्स के साथ धोखा है, एंड आई जस्ट डोंट लाइक डूइंग दैट। सो दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अगले सेशन में मिलते हैं, 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको ये फ्रूटफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी इसको शेयर करें, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। चलें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।